Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे प्रॉब्लम प्ले के बारे में। प्रॉब्लम प्ले जैसा उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है इज़ रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम, किसी समस्या से रिलेटेड होते हैं और समस्याएं कोई बहुत छोटी नहीं बल्कि ऐसी समस्याएं जो सामाजिक स्तर पे बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही हैं, सामाजिक, राजनीतिक, लीगल तरीके से लोगों को परेशान कर रही हैं। समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके बारे में उनसे लोग हार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होते हैं ये प्रॉब्लम प्लेज। अब बात आती है इसका पर्पस। बेसिकली प्रॉब्लम प्लेज का होता है कि ऑडियंस को या रीडर्स को एक अलग ढंग से सोचने के लिए मजबूर किया जाए, उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट किया जाए ताकि वो उस प्रॉब्लम जो कि डिस्कस की गई है प्ले में उसके दूसरे और एंगल्स को भी देख पाएँ। भले ये बात सत्य है कि प्रॉब्लम प्लेज में अधिकांश बार ड्रामेटिस्ट अपना कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन डिपेंड करता है ऑडियंस पे और सिर्फ ड्रामेटिस्ट का कार्य है कि उनकी थिंकिंग को उस तरीके से आगे बढ़ा देना कि वो प्रॉब्लम के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम प्ले के बारे में। Problem play is also called thesis play or discussion play and sometimes it is also called propaganda play. इसके ये अलग अलग नाम है। प्रॉब्लम प्ले का बेसिक कार्य है किसी भी आइडिया को प्रोजेक्ट करना विच इज़ रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम। और मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है जिसे लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है और वो बहुत लंबे समय तक चली आ रही है, जैसे डाउरी सिस्टम के बारे में आप सोच सकते हैं, और लंबे समय से चली आ रही है और माना जाता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। अब वो प्ले दिखाता है आपको इस तरीके से कि नहीं, इसके दूसरे एंगल्स भी हैं, इसमें लड़की वाले को कितनी परेशानी होती है, इसमें लड़की को कितना बुरा लगता है। ये सारे जब आइडियाज़ ड्रामा में प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो वो ऑडियंस जो भी चाहती भी है कि दहेज लेना देना चाहिए, वो भी एक बार को सोचने को मजबूर होती है कि ये सही है या नहीं है। भले सॉल्यूशन नहीं दिया जाता लेकिन कम से कम ऑडियंस को मजबूर किया जाता है कि वो उस एंगल से सोचें। और कैसे मजबूर करते हैं? थ्रू डिस्कशन मजबूर किया जाता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को और अपने अपने व्यूज़ देते हैं। तो दूसरे के जब व्यूज़ सुनते हैं, उस डिस्कशन को सुनते हैं तो किसी सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्कशन प्ले भी कहा जाता है। एक तरीके से उसकी सारी अच्छाई बुराई तरह तरह के विचार उसमें आ जाते हैं, इसीलिए इसे थीसिस प्ले भी कहा जाता है। और एज द पर्पज़ ऑफ द प्ले इज़ टू प्रोजेक्ट दैट आइडिया, राइटर का पर्पज़ ही ये होता है कि वो आइडिया को प्रोजेक्ट करे। यहाँ पे ड्रामा में पर्पज़ ये नहीं होता कि हीरो का कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, प्लॉट डेवलप होना चाहिए, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई जानी चाहिए जैसे कि पहले ड्रामा में हुआ करता था। ये पर्पज़ नहीं है उनका। सिर्फ पर्पज़ है कि वो जो आइडिया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, वो आइडिया किसी भी तरीके से ऑडियंस के बीच में स्थापित हो जाए और उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ उस आइडिया को प्रोजेक्ट करने के तरीक़ों के बारे में ही सोचते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रोपेगेंडा प्ले, यानी दे आर मेकिंग ए प्रोपेगेंडा, एक तरीके का प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो आइडिया आपके समझ में आ जाए। These plays flourished in England during the period 1890 to 1914. Problem play is a drama built around a specific problem which may be of social, economic, legal, political और humanitarian nature। ये मैंने आपको बता दिया, सामाजिक, राजनीतिक और लीगल बुराइयों से संबंधित ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और पर्पज़ इसका ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बेटर बनाना ही है। इट्स पर्पज़ वॉज मेनली टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन। मैंने आपको बता दिया कि ओपिनियन चेंज करनी है, वो जो सोचते हैं उसे दूसरे एंगल से भी सोचने के लिए मजबूर करना है। बाय फ्रैंकली पोर्ट्रेइंग करंट सोशल इश्यूज़ ऑन द स्टेज।
इसीलिए वो सोशल इश्यूज़ को स्टेज पे उठाते हैं। द ड्रामेटिस्ट सेट्स द स्टेज टू रेज द प्रॉब्लम and presents different points of view regarding the problem through different characters। तो different characters होते हैं और वो different characters ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो अलग अलग व्यूज़ अपने स्टेज पे प्रेजेंट कर सके, ताकि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी डायरेक्शंस हो सकते हैं उनको मैक्सिमम को ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जा सके। A number of questions are asked, however no concrete solution of the problem is suggested। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड व्यूज़ होते हैं, लेकिन उस सब के बाद भी कोई कंक्लूडिंग ऐसा रिमार्क नहीं होता जिससे आप ये कह लें कि इस प्रॉब्लम का ये सजेशन ड्रामेटिस्ट ने सजेस्ट किया है। वो सजेशंस जो हैं वो किसके पास होते हैं? सजेशंस आर विद द ऑडियंस। वो अपने अकॉर्डिंग उन सजेशंस को सोचें और समझें। ड्रामेटिस्ट का पर्पस है सिर्फ उन्हें सोचने पे, अलग अलग एंगल से सोचने पे मजबूर करना। Now come to the origin of problem play। So problem play originated in 19th century France as the part of the wider movement of realism in arts। फ्रांस में एक मूवमेंट चला, दैट नेम ऑफ द मूवमेंट वाज रियलिज्म। और इस रियलिज्म का मूवमेंट ये सिर्फ ड्रामाज और लिटरेचर के लिए ही नहीं था, बट इट वाज ए मूवमेंट रिलेटेड टू आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स सारी जितनी उनसे रिलेटेड था। और इसमें ये कोशिश की जाती थी कि समाज की और देश की और जो भी एक रियलिस्टिक पिक्चर है, वास्तविक पिक्चर जो है, वो ऑडियंस के और रीडर्स के सामने प्रस्तुत की जा सके। अब ये कैसे आया? It was a revolt against the earlier Victorian conventions of romanticism, idealism and escapism। विक्टोरियन एज में जो ड्रामा लिखा गया, उस ड्रामा में रोमांटिसिज्म, आइडियलिज्म और एस्केपिज्म जैसी क्वालिटीज़ हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज़ कोई बुरी चीज़ हैं और विक्टोरियन ड्रामा में क्यों होती थी, लेकिन वो क्वालिटीज़ एक लिमिट में तो सही लगती हैं, बट व्हेन दे आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, वो फिर ओवर पावर करने लगती हैं ड्रामा की स्पिरिट को। और ऐसा ही विक्टोरियन एज में हुआ, जब लोगों के ड्रामाज में ये वाली क्वालिटीज़ ही ज़्यादा दिखने लगी, ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिसिज्म है, आइडियलिज्म है, एस्केपिज्म है, लोग वास्तविकता की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक काइंड का ड्रामा एज ए रिवोल्ट आया अगेंस्ट दोज विक्टोरियन क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिसिज्म। It was effectively practiced and popularized by Norwegian playwright Henrik Ibsen। Henrik Ibsen is the name, very famous name, इनका नाम याद ही रखिएगा आप लोग। इन्होंने इसे popularize किया। And when Ibsen's play became successful, dramatists throughout the Europe imitated him and they also tried to write problem plays। The genre bloomed in the hands of G.B. Shaw and Galsworthy during 20th century। और 20th century में G.B. Shaw, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड गॉल्सवर्दी ने इस ड्रामा को बहुत पॉपुलर बनाया इंग्लैंड की स्टेज पे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले, they are written in prose। Prior to it, drama was also written in poetic medium, but these dramas, as they are describing the realistic picture of the society, in reality we used to speak prose, that is why these dramas are having prose as their medium of expression। The purpose was not to show the journey of the hero or the or a particular kind of plot, but उसका purpose didactic था, to change the public opinion। Theme, as I told you, contemporary controversial social political issues like love, marriage, sex, war and peace, social and economic justice, crime। ये जो कॉमन मैन की समस्याएं होती हैं रिलेटेड टू लव, मैरिज, सेक्स, वॉर, और कई बार ऐसे टैबू इश्यूज़ जिन्हें हम पब्लिक में बात भी नहीं करना चाहते, ऐसे इश्यूज़ पे भी ये ड्रामाज बनाए गए। द करेक्टर्स वे आर टेकन फ्रॉम रियल लाइफ से करेक्टर्स लिए गए। तो आपको जो करेक्टर दिखते हैं वो या ऑफिस से हैं, कोर्ट से हैं, फैक्ट्रीज से हैं, होम से हैं, मार्केट से हैं, स्ट्रीट से हैं, यानी ऐसे करेक्टर्स जो हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं वो ही करेक्टर्स इसमें दिखाई दिए।
प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द ड्रामा इज़ ऑफन द माउथ पीस ऑफ द ऑथर। प्रोटेगोनिस्ट जो होता था ड्रामा का, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो ऑफन ऑथर का माउथ पीस होता था। ऑथर का माउथ पीस होने का मतलब ऑथर जो कुछ भी सोचता था उस प्रॉब्लम के बारे में, वो किसके मुंह से कहलवाए, वो प्रोटेगोनिस्ट के मुंह से कहलवाता था। ऑथर की ओपिनियन majority of times, not always, majority of times through protagonist ही express होती थी। और protagonist suffers as a result of his inability to confront social problems। और अधिकांश ड्रामाज में ये दिखाया जाता था कि protagonist जो है वो सफ़र करता है, परेशान रहता है अपने पूरे टाइम, क्योंकि वो उन social problems से डील नहीं कर पा रहा है। Action is reduced to minimum as the purpose is to project idea or ideas। As I told you कि ड्रामेटिस्ट का पर्पस, जो आइडिया वो प्रोजेक्ट करना चाहता था वही पर्पस था उसका। अब एक्शन हो या ना हो, आइडिया प्रोजेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि लोग डिस्कस करें, तभी तो वो आइडिया एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो डिस्कशन ज़्यादा था, एक्शन कम था। और इसके पीछे का कारण यही है, एक्शन कम क्यों है, क्योंकि अगर एक्शन होगा तो डिस्कशन उतना हो ही नहीं सकता, और यहाँ आइडिया एस्टेब्लिश करने के लिए डिस्कशन ही करना है। तो डिस्कशन वॉज देयर एंड एक्शन वॉज रिड्यूस टू मिनिमम। इन टोन एंड टेम्परामेंट इट इज़ ट्रेजिक, क्योंकि जो प्रोटोगोनिस्ट है वो हमेशा सफ़र कर रहा है, तो ट्रेजिक तो है ही। रियल एंड इंटेलेक्चुअल, इसकी अपील जो थी वो नॉर्मली इंटेलेक्चुअल थी। इट इज़ ट्रुथफुल एंड लाइफ लाइक डायलॉग्स ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन आर यूज्ड हियर। एज द पर्पज ऑफ द ड्रामा इज टू चेंज द पब्लिक ओपिनियन or is to bring some changes in the society, that is why poignant irony and satire are often used. Now we would see certain examples of problem play. A Doll's House is a famous problem play by Ibsen, and here ये प्रॉब्लम दिखाई है सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमन इन मैरिज, कि मैरिज में एक वुमन ही क्यों सबॉर्डिनेट होती है और वो कैसे सफ़र करती है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। घोस्ट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्ले बाय इब्सन एंड इट एक्सपोजेज द हॉलोनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी। मॉरलिटी के नाम पे क्या हॉलो हो रहा है, ये क्या उसको एक्सपोज किया है कि उस मॉरलिटी के नाम में क्या हॉलोनेस है। नाम तो मॉरलिटी का चल रहा है, बट वो हॉलो वैल्यूज़ हैं, उन हॉलो वैल्यूज़ को एक्सपोज किया है। एंड द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनजस्टिस। स्ट्राइफ इज डीलिंग विद कन्फ्रंटेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर क्लास। इसमें लेबर क्लास और कैपिटलिस्टिक क्लास का कन्फ्रंटेशन दिखाया है। जस्टिस में दिखाया है कि किस तरीके से लीगल सिस्टम किसी गरीब व्यक्ति के लिए क्रूअल हो जाता है। इसी तरीके से बर्नार्ड शॉ का मिसेस वारेंस प्रोफेशन इज़ डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ दोज हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम प्लेस के बारे में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स सोशल, पॉलिटिकल और तरीके की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, legal, these problems have been discussed. So I think you would be able to understand it. So thanks for patience listening.